गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। इससे पहले जो हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड विथ मेटल विथ एक्टिविटी हमने डिस्कस कर रखी है कि कोई भी मेटल जो एक्टिव है डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके अपना रिस्पेक्टिव सॉल्ट बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। इसको एक्टिविटी के थ्रू हम लोगों ने समझ रखा है। इसके आगे रिएक्टिविटी ऑफ हम केमिकल प्रॉपर्टी पे चलना चाहेंगे जो कि एसिड की है। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे इससे भी रिलेटेड एक एक्टिविटी है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसके थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ें। जितने भी मेटल के कार्बोनेट्स हैं ये सब एसिड से, कोई भी एसिड लिया जाए डाइल्यूट होनी चाहिए। डाइल्यूट एसिड से कंबाइंड होकर के रिएक्ट करके मेटल का रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी। अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कैल्शियम CaCO3 ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मान लीजिए कि हमने एसिड में HCl ले लिया है, रिएक्शन करा दिया है, तो यहाँ पर देखिए मेटल सॉल्ट, कैल्शियम यहाँ पर मेटल है तो कैल्शियम का क्लोराइड, कैल्शियम सॉल्ट यानी CaCl2 कैल्शियम का क्लोराइड बन गया। साथ में देखा जाए ये जो कार्बोनेट है ये ब्रेक होकर के यहाँ पर CO2 गैस रिलीज़ कर देगा और साथ में दोनों हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो यहाँ पर एक्स्ट्रा बचेंगे ये दोनों मिलकर के H2O बना देंगे। मीन्स जितने भी मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट हैं, सब कोई भी एसिड लिया जाए उससे रिएक्ट करके मेटल का सॉल्ट बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होगी। अगर मान लो हमने मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लिया MgCO3 और इसको हमने मान लिया जाए कि H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर देखा जाए मैग्नीशियम का सल्फेट बनेगा। अब चूँकि आपने एसिड H2SO4 ले रखा है तो MgSO4 बनेगा। यहाँ पर भी देखिए CO2 गैस बाहर होगी और साथ में H2O बनेगा। ऐसे कोई भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं Na2CO3 और इसको अगर मान लीजिए कि हम HNO3 के साथ रिएक्शन करा दें तो यहाँ पर देखिए सोडियम, चूँकि यहाँ पर सोडियम का नाइट्रेट जो सॉल्ट बनेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, साथ में देखिए CO2 उसी तरह से गैस निकलेगी और आगे H2O बनेगा अपना। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अपने, चूँकि यहाँ पर Na2 2 सोडियम है तो यहाँ पर HNO3 से पहले 2 लेना पड़ेगा और NaNO2 से पहले 2 लेना पड़ेगा, तो अपना बैलेंस इक्वेशन क्रिएट होगा। सब मिला जुला के कहने का पर्पज़ ये है कि अपने को दिमाग में ये रखना है कि जितने भी मेटल कार्बोनेट हैं सब डाइल्यूट एसिड के साथ, चाहे वो एसिड HCl हो, H2SO4 कोई भी हो, मेटल अपना रिस्पेक्टिव सॉल्ट एसिड के अकॉर्डिंग बना लेगा, साथ में CO2 और H2O बाहर रिलीज़ होगी। तो इस रिएक्शन के थ्रू हमें ये पता चलना चाहिए, ज़रूर दिमाग में रखना है कि मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करेगा। इसी तरह से अगर कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया जाए या जिसको मेटल बाइकार्बोनेट का भी नाम दे सकते हैं, अगर इसको किसी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करा दिया जाए तो भी देखा जाए हमें यहाँ पर मेटल सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर NaHCO3 ले लिया है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रखा है और उसका रिएक्शन हमने HCl से करा दिया। अब आपको देखने से यही लग रहा होगा कि यहाँ पर NaCl बन जाएगा और साथ में CO2 गैस रिलीज़ होगी और आगे H2O बनेगा। मीन्स मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करके ये मेटल सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। अगर यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस, चूँकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है इसलिए CaHCO3 होल ट्वाइस ये बनेगा। इसको मान लीजिए कि अगर हमने H2SO4 से सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा दिया तो यहाँ पर कैल्शियम का सल्फेट CaSO4 बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कार्बन का HCO3 होल ट्वाइस है इसलिए यहाँ पर देखा जाए 2CO2 गैस रिलीज़ होगी और साथ में हाइड्रोजन दोनों मिलकर के यहाँ पर 2H2O बनेगी। मतलब कहने का पर्पज़ ये है कि कोई भी अगर हम मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट लें वो एसिड से रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अगर यहाँ पर चाहो तो आप मैग्नीशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट MgHCO3 होल ट्वाइस, हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाई कार्बोनेट भी हम लिख सकते हैं क्योंकि ये भी कभी कभी आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा। इसको अगर आपने HNO3 के साथ रिएक्ट करा दिया तो यहाँ पर मैग्नीशियम का नाइट्रेट बनेगा। यहाँ पर ध्यान देना मैग्नीशियम चूँकि वैलेंसी 2 है
इसलिए Mg3NO2 होल ट्वाइस मैग्नीशियम का नाइट्रेट बनेगा। साथ में यहाँ पर भी वही 2CO2 गैस रिलीज होगी और H2O बनेगा। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2HNO3 लेना पड़ेगा। तो इस सिंपल रिएक्शन के थ्रू हमें बता सकते हैं या दिमाग में ज़रूर रखना अपने को है कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या मेटल कार्बोनेट हो, एसिड से रिएक्ट करके वो मेटल सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। सॉल्ट बनाने समय इसका ध्यान रखना कि एसिड का निगेटिव आयन उस मेटल के उस यानी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट वाले मेटल से रिएक्ट करके जो आप इक्वेशन यानी आयन एक्सचेंज मेथड से फार्मूला बनाते हो सॉल्ट का, वैसे ही बनाना। ये फार्मूला बनाते समय आप गलत मत करना। अपने एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी बड़ी अच्छी सी दी गई है, जिसमें यहाँ पर देखिए हम लोगों ने पूरा उसी तरह से स्टैंड बना रखा है। इसमें हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब सीधे से इसमें जॉइंट कर रखा है। साथ में इसमें हमने डाइल्यूट HCl ले रखा है और यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट मैंने डाल रखा है। आपको देखने से लग रहा है कि यहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट है और डाइल्यूट HCl दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए इस दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में हमने लाइम वाटर ले रखा है। लाइम वाटर का मतलब होता है CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें जो भी मेटल कार्बोनेट रहेगा या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी यहाँ पर हम ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों केस में बनेगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अच्छा टेस्ट हमारे लिए यही है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करते हैं तो कार्बन जो लाइम वाटर अपना है एकदम ट्रांसपेरेंट वाटर जैसा होता है और ये लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। जैसे अपने को हल्का सा पानी में 2-3-4 ड्रॉप मिल्क गिरा दिया जाए, जो कलर आता है वही उसी तरह से डेवलप हो जाता है। और अगर आप ज़्यादा टाइम तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस लाइम वाटर में पास कर दोगे तो जो मिल्की कलर बना हुआ था वो डिसअपीयर हो जाएगा। इसका केवल एक ही रीज़न है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर है, ये CO2 के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिससे कि मिल्की कलर आता है और H2O बनता है। और अगर हम ज़्यादा टाइम तक CO2 पास कर देते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट जो बन चुका होता है ये फर्दर CO2 और H2O से मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देता है, जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल है और मिल्की कलर डिसअपीयर हो जाता है। जिस एक्टिविटी को भी आप लोगों को बड़े ध्यान से अपने एनसीईआरटी में गिवन है और अच्छी तरह से इसको पढ़ना है। इसको आप लोग भूलना मत, ज़रूर पढ़ना अच्छी तरह से। अगली एक्टिविटी अपनी जो हम लोगों को लेनी है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ बेस। ये थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है। इसमें इतना समझने की ज़रूरत ये है कि कोई भी अगर हम एसिड ले लें, मान लीजिए कि हमने HCl ले लिया और कोई भी बेस ले लें, मान लो हमने NaOH ले लिया, तो हमेशा एसिड बेस अगर रिएक्ट करेंगे तो हमेशा सॉल्ट बनेगा। NaCl सॉल्ट है और साथ में H2O बनेगा। इस प्रोसेस को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम देते हो, जो कि आप पहले से ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हो, आप लोगों को पहले से ही पता है। अगर यहाँ पर हम कोई दूसरी एसिड मान ले लीजिए, मैंने H2SO4 ले लिया सपोज़ करो, और इसका रिएक्शन हमने कोई दूसरा सॉल्ट मान लो हमने KOH ले लिया, तो यहाँ पर देखो K2SO4 का फॉर्मेशन होगा और साथ में यहाँ पर देखा जाए K2SO4, चूँकि इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा और H2O की जगह पे 2H2O का फॉर्मेशन होगा इक्वेशन बैलेंस करने के बेसिस पर। अगर आप एसिड में मान लो HNO3 को सेलेक्ट करना चाहोगे और इसमें आपने सपोज़ करो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस ले रखा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का नाइट्रेट बनेगा MgNO3 होल ट्वाइस प्लस यहाँ पर देखा जाए अब चूँकि MgNO3 होल ट्वाइस है तो यहाँ पर 2HNO3 को 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि NO3 और यहाँ पर NO3 होल ट्वाइस है। साथ में OH और इसका हाइड्रोजन, ये दोनों मिल करके देखो H2O का फॉर्मेशन करेंगे। तो सब मिला जुला के अपने को ये ध्यान में रखना है कि एसिड और बेस जब भी मिलेंगे तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम दे सकते हो। अभी लास्ट में हमें सॉल्ट की डिटेल स्टडी करनी है, तो वहाँ पर भी इसको हम लोग एक बार फिर से रिपीट करेंगे इस पॉइंट को। अगली केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग मेटल नॉन मेटल का यहाँ पर देखा जाए ये लेना चाहेंगे। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी को हम मान सकते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। ध्यान देने की बात है, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं सब बेसिक नेचर के होते हैं, मैक्सिमम 1-2 को छोड़ करके। और उनका अगर बेसिक नेचर का ऑक्साइड हमारा है और एसिड से रिएक्शन करा दोगे तो लगभग आप मान सकते हो कि एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन जैसा रिएक्शन ही होगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। अगर मान लो मैंने मैग्नीशियम का ऑक्साइड ले लिया,
MgO, ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। अब यहाँ पर मैग्नीशियम के ऑक्साइड का रिएक्शन किसी एसिड से करा लो, मान लो मैंने HCl ले लिया। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का क्लोराइड बन जाएगा जो कि सॉल्ट है, और H2O बन जाएगा। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए अपने यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब जितने मेटल के ऑक्साइड हैं सब बेसिक नेचर के हैं, तो मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, CaO आपने ले लिया है और मान लो H2SO4 मैंने ले लिया है एसिड की जगह पर, तो CaSO4 यहाँ पर बन गया और साथ में देखिए H2O का फॉर्मेशन हो गया, कोई भी मेटल का ऑक्साइड। आगे हम देखा जाए PbO को भी ले सकते हैं, लेड ऑक्साइड को ले सकते हैं, और यहाँ पर हम HNO3 के साथ रिएक्शन करा दें इसका, तो PbNO3 होल ट्वाइस बन जाएगा और साथ में H2O का फॉर्मेशन होगा। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इसको 2 लेना पड़ेगा। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब यही है कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स हैं, चूँकि ये बेसिक नेचर के हैं, तो एसिड से रिएक्शन करके ये रिस्पेक्टिव सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन ये करेंगे। अगली एक्टिविटी में, अगले कॉन्सेप्ट में हमें समझना है इसमें क्या है। केमिकल प्रॉपर्टी को ज़्यादातर हम लोगों ने कवर कर लिया है। व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। सबसे बड़ी बात क्या है कि सब एसिड में कॉमन क्या है। जैसा कि हम लोग इसके पहले कुछ रिएक्शंस ज़रूर डिस्कस कर चुके हैं कि ऑल एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल। सबसे पहले देखा जाए हम लोगों ने इसी एक्टिविटी को लिया था, इसी केमिकल प्रॉपर्टी को लिया था कि जितने भी एसिड्स हैं अगर उनको मेटल से रिएक्ट करा दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी। लेकिन सबसे मेन चीज़ अपने सामने यहाँ पर क्या है कि इफ़ इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास्ड थ्रू एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड्स देन करंट फ्लोज थ्रू देयर सोल्यूशन। कहने का मतलब सिंपली ये है कि अगर आप किसी भी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व कर दीजिए, तो एक्वस का मतलब ही होता है वाटर में सोल्यूशन। तो अगर हम किसी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व कर दें, तो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद होगा क्या कि जो उसका एक्वस सोल्यूशन बनेगा, तो एसिड ब्रेक अपने कैटायन और एनायन में ब्रेक हो जाएगी, मतलब आयनाइज हो जाएगी। इसके लिए आयोनाइजेशन एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, आयोनाइज हो जाएगी। और ये फिर उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो करंट फ्लो होगा उस सोल्यूशन से। इसलिए इस एक्टिविटी को बड़े अच्छी तरह से अपने को ध्यान से समझना है। मेरे कहने का सिंपली मतलब यहाँ पर यह है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। आपसे क्वेश्चन किया गया है कि एसिड में क्या कॉमन है। तो एक तो सबसे बड़ा पहला पॉइंट कॉमन मान रही है कि जितने भी एसिड हैं वो मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। दूसरा पॉइंट स्पेशली कॉमन क्या है कि जितने भी एसिड का सोल्यूशन वाटर में बनाया जाएगा और उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो उसमें करंट फ्लो होगी उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में। ये कॉमन है, मेरे कहने का सिंपल मतलब ये है। अपने बुक में एक एक्टिविटी दी गई है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, टू शो दैट एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट। ये एक्टिविटी आप लोग ज़रूर पढ़ना अच्छी तरह से, इससे इतना हम क्लियर कर सकते हैं। इसमें देखा जाए पूरा इन्होंने एक डायग्राम बना रखा है। एक बीकर ले रखा है, बीकर में कार्क है, कार्क में 2 नेल लगा रखे हैं क्योंकि नेल कंडक्टर हैं। वायर से फिर इसको देखो स्विच से, बैटरी से यहाँ बल्ब बना रखा है, और वायर से कनेक्ट करके देखो नेल तक, इन्होंने आयरन नेल तक इसको कनेक्ट कर रखा है। रबर का कार्क है जो इलेक्ट्रिक का कंडक्टर, बैड कंडक्टर है या इंसुलेटर है, यूँ मान सकते हो। और इसमें पूरा हमने डाइल्यूट एसिड का सोल्यूशन ले रखा है। मान लो आप HCl, H2SO4, HNO3 कोई भी एसिड इसमें सेलेक्ट आप कर सकते हो। चूँकि एसिड जब वाटर में डिज़ोल्व की जाएगी तो आयन देगी, और आयन होने के सोल्यूशन में आयन होने की वजह से इलेक्ट्रिक का कंडक्शन होगा। तो जब यहाँ पर हम स्विच को ऑन करेंगे तो करंट पूरी फ्लो होगी, और दोनों मेटल की आयरन नेल के बीच में देखो यहाँ पर करंट कह सकते हो कंडक्टिंग वर्क करेगा हमारा सोल्यूशन, और ये बल्ब ग्लो करेगा, यहाँ पर ये जलने लगेगा, अपने को दिखेगा। अगर यहीं पर देखा जाए हम ग्लूकोज या अल्कोहल का सोल्यूशन बना लें, और फिर जब ग्लूकोज या अल्कोहल का सोल्यूशन लेने के बाद यहाँ पर पूरे अरेंजमेंट में ऐसे कैसे रहने दें और यहाँ पर स्विच ऑन करें, जो कि ग्लूकोज या अल्कोहल वाटर में कोई आयन नहीं देंगे, इसलिए बल्ब यहाँ पर ग्लो नहीं करेगा, ये नहीं जलेगा। इसलिए इतना ज़रूर ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रिक का कंडक्शन या तो फ्री आयन से होगा या फ्री इलेक्ट्रॉन से होगा। मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए इलेक्ट्रिक कंडक्शन कर सकता है, और जितने सोल्यूशन हैं, सॉल्ट हैं, एसिड हैं, बेस हैं, वो सब वाटर के अंदर आयन देते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिक का कंडक्शन पॉसिबल हो पाता है। इस एक्टिविटी को भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ना। और
ग्लूकोज और अल्कोहल इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्यों नहीं कर सकते, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ग्लूकोज या अल्कोहल वाटर में आयनाइज नहीं होंगे, मतलब आयन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ये ज़रूर ध्यान में रखने की ज़रूरत है अपने को। अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ना चाहेंगे, रोल ऑफ वाटर इन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एसिड। इसको समझने के लिए हमेशा ये ध्यान रखना, एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन ओनली इन एक्वस सोल्यूशन, मतलब जब तक अपने एसिड को वाटर नहीं मिलेगा, जब तक उसका हम एक्वस सोल्यूशन नहीं बनाएंगे, तब तक हाइड्रोजन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसको एक एक्टिविटी से हमें समझना है। उसमें हम लोगों ने NaCl और H2SO4 का रिएक्शन करा रखा है। NaCl सॉल्ट है, लेकिन जब NaCl को H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे तो NaHSO4 एक सॉल्ट बनेगा, लेकिन HCl गैस बनेगी, और इसी HCl गैस का हमें नॉन एक्वस फेज़ में और एक्वस फेज़ में टेस्ट करना है। तो उस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग समझना चाहेंगे, जो अपने को ध्यान से देखना है। आगे हम लोगों ने एक एक्टिविटी डिस्कस कर रखी है, जिसमें हमें ये शो करना है कि एसिड हमेशा H+ आयन वाटर में या एक्वस सोल्यूशन में ही देगी। तो सबसे मेन चीज़ यहाँ पर अपने को ये ध्यान में रखना है, जैसे देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पूरा का पूरा अरेंजमेंट कर रखा है। इस एक्टिविटी में सोडियम क्लोराइड ले रखा है, ये टेस्ट ट्यूब लगा रखा है, रबर का हमने कार्क लगा रखा है, और एक इसमें ग्लास का डिलीवरी ट्यूब लगा रखा है। अब इसी सोडियम क्लोराइड में हमने कंसनट्रेट H2SO4 देखो इसमें डाल दिया। कंसनट्रेट H2SO4 आते से ही NaCl H2SO4 से रिएक्ट करेगा और HCl गैस रिलीज़ करेगा। अब आगे देखा जाए, उसी तरह से हमने कार्क लगा दिया डिलीवरी ट्यूब से। यहाँ लिटमस पेपर हम ले जा रहे हैं। अगर ये लिटमस पेपर ब्लू कलर का है और ड्राई है, तो चूँकि यहाँ से HCl गैस तो निकलेगी, क्योंकि उसको वाटर तो मिला नहीं, इसलिए जब वाटर नहीं मिलेगा तो आयन नहीं बनेंगे, और आयन नहीं बनेंगे तो लिटमस पर उस HCl गैस का इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं आएगा। ये जो लिटमस पेपर है ब्लू का ब्लू अपना बना रहेगा। लेकिन अगर इसी लिटमस पेपर को हम थोड़ा सा मॉइस्ट कर दें, वाटर में डिप कर दें, भिगो दें, और उसके बाद डिलीवरी ट्यूब के करीब ले जाएं, तो जो गैस यहाँ से HCl गैस निकल रही है, वाटर मिलने की वजह से वह आयोनाइज हो जाएगी, H+ बना देगी और Cl- बना देगी, मतलब H+ आयन दे देगी वाटर की वजह से। अब ये हमारा ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि एसिड का कैरेक्टर ही होता है कि ब्लू लिटमस को रेड करना। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये है कि एसिड अपना एसिडिक नेचर बिना वाटर के शो नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर एक कह सकते हैं कि वहाँ पर NaH+ आयन नहीं बनेंगे, क्योंकि एसिड H+ आयन देती है सोल्यूशन में, वाटर में। तो इस एक्टिविटी को भी आपको अच्छी तरह से समझना है और ध्यान से इसको पढ़ना है, वीडियो को देख करके एक्टिविटी को देखना है। अगले स्टेप में हम लोग एसिड और बेस से रिलेटेड आरएनएस के कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि अभी हम लोग एसिड की प्रॉपर्टी, एसिड का डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम आरएनएस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू आरएनएस थियरी, एसिड आर सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन मीन्स वाटर, टू गिव हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन को देखा जाए, हम हाइड्रोनियम आयन के साथ हाइड्रोनियम आयन लिख सकते हैं, दोनों वैसे अलग हैं। हाइड्रोजन आयन का मतलब H+ आयन और हाइड्रोनियम का मतलब H3O+ आयन। इसमें देखा जाए, हमें दिखाना ये चाह रहे हैं, जैसे HCl लिया, HCl को हमने वाटर में डाला H2O में, तो HCl H+ देगा और Cl- देगा। Cl- तो यहाँ फ्री हो गया, लेकिन H+ चूँकि सबसे स्मॉल साइज़ का कैटायन है, तो ये चूँकि इसको H2O मिल जाएगा, तो H2O के साथ H+ मिक्स होकर के, जुड़ करके H3O+ देगा, हाइड्रोनियम आयन देगा। तो जितने भी एसिड हैं सब वाटर में डिज़ोल्व करने पर अपना H+ आयन लूज़ करेंगे, नेगेटिव आयन फ्री हो जाएगा, लेकिन H+ आयन H2O से मिल करके H3O में चेंज हो जाएगा। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि एसिड गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन, या एसिड गिव हाइड्रोनियम आयन एक्वस सोल्यूशन, दोनों राइट हैं। ये आरएनएस कॉन्सेप्ट है एसिड का, और आप लोग हमेशा इसका ध्यान रखना। इसी बेसिस पर हम लोगों को एसिड की डेफिनेशन हम लोग क्लियर करते हैं। दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सोल्यूशन आर नोन एज एसिड। ये हम लोग एसिड की डेफिनेशन रखेंगे। जो पहले जो सॉल्ट टेस्ट और ये सब जो हमारा डेफिनेशन था, आज के टाइम में न्यू डेफिनेशन अपने लिए ये पता होनी चाहिए। इसके आगे देखा जाए, एसिड को थोड़ा हम लोग आगे स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड की तरफ बढ़ना चाहेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड का सिंपल मतलब क्या था, एसिड विच आर कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। और जैसे अगर आपने HCl को ले रखा है, तो HCl को अगर वाटर में डालोगे तो H+ बन जाएगा और Cl- बना देगा, पूरा पूरा आयोनाइज हो जाएगा। अगर हम H2SO4 को लेकर के चलेंगे, तो भी देखा जाए 2H+
एंड SO4 माइनस माइनस, लेकिन इसको वाटर ज़रूर चाहिए, बिना वाटर के ये रिएक्शन नहीं होगा। अगर हम HNO3 को सेलेक्ट करेंगे इस केस में, तो यहाँ पर देखा जाए H+ और NO3 माइनस बनेगा। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब क्या है कि जितने स्ट्रॉन्ग एसिड हैं ये वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे और H+ आयन और निगेटिव आयन, रिस्पेक्टिव निगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे। इसी के रिस्पेक्ट में देखा जाए वीक एसिड की भी बात करेंगे। द एसिड विच आयोनाइज ओनली अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, जो बहुत कम अमाउंट में देखा जाए आयोनाइज हो रहे हैं इन वाटर, आर कॉल्ड वीक एसिड। जिसमें सबसे पहले देखा जाए एसिटिक एसिड हम लोग ले सकते हैं, जो कि विनेगर में अवेलेबल होती है, 6-7% तक होती है। ये देखा जाए आयोनाइज होकर के CH3COO माइनस और H+। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक साइन देखो, ये वाली साइन लगाते हैं, ये रिवर्सिबल की साइन है क्योंकि 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। अगर आप H2CO3 को ले लीजिए, ये कार्बोनिक एसिड है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक ऑनवर्ड्स में मिलती है। ये भी देखो ये 2H+ और CO3 माइनस माइनस। मेरे कहने का सिंपल मतलब क्या है कि ये सब देखा जाए वीक एसिड हैं, इनका आयोनाइजेशन वाटर में स्मॉल अमाउंट में होगा। अगर हम HCN को लेना चाहें तो HCN में देखा जाए H+ और CN माइनस, इस तरह से अपने को देगा। तो अब हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड तक का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग इतना तक डिस्कस करेंगे, इसके अगले कॉन्सेप्ट में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ना और NCERT पढ़ करके नोट्स प्रिपेयर करना अच्छी तरह से। थैंक यू।